दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का निर्मल क्लासेस पर। और आज हम ये करने वाले हैं ईवीएस लेवल 1 के अंदर पूछा जाता है उसके वन लाइनर क्वेश्चंस, है ना। और ये क्लास 3 होने वाली है। अगर आपने इससे पहले 2 क्लासेस नहीं देखी है तो देख लीजिए। आप क्लास देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके सामने कंटेंट रखें, पढ़ाएं। इससे पहले मैंने आपके साथ में जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके नोट्स भी शेयर किए हैं, है ना। तो कोशिश करा करिए कि लाइक शेयर करें और सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान आफरी, ये काजरी और आफरी स्थित है जोधपुर के अंदर। अगला देखिए, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? तो भैया बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारे द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो जल संरक्षण की सबसे बेहतरीन उत्तम विधि मानी जाती है। हालांकि ये खर्चीली होती है क्योंकि पाइप वगैरह का इस्तेमाल करना होता है, तो इसी वजह से ये काफी ज्यादा खर्चीली हो जाती है, लेकिन पानी का संरक्षण सबसे ज्यादा इसी में किया जाता है। वाटरमैन जल पुरुष नाम से प्रसिद्ध है कौन? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। राजेंद्र लाहिड़ी मत कर लीजिएगा, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है ना। जल देवता, जल पुरुष और वाटरमैन तीनों नाम से जाने जाते हैं। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योगों की श्रेणी में कौन आते हैं? तो खाद्य तेल आता है, यानी खाने वाले जितने भी तेल हैं, गुड़ आता है, खांड सारी आता है ना, खांड सारी आता है, और दाल उद्योग आता है। किसके? तो ये लघु उद्योगों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। खाद्य तेल के कारखाने हैं तो जयपुर में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर और गंगानगर में। इन चारों में क्या है? तेल, खाद्य तेल के कारखाने हैं। अगला देखेंगे, राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रबंधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा किया जाता है। ब्यावर में 1889 में स्थापना की गई थी सूती वस्त्र मिल की। सूती वस्त्र मिल की ब्यावर में कब स्थापना हुई? तो 1889 के अंदर, याद रखिएगा। अगला देखिए, राजस्थान में रिक्को द्वारा कहाँ फूड पार्क बनाए गए हैं? तो अलवर, कोटा, जोधपुर, गंगानगर। 4 जिलों में बनाए गए, अलवर, कोटा और जोधपुर, गंगानगर। वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा, है ना। वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, भीलवाड़ा कहलाता है। और भारत का मानचेस्टर कौन कहलाता है, ये आप बताएंगे। अगला देखिए, राजस्थान में सहकारी वस्त्र मिले हैं हनुमानगढ़, गंगानगर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर, है ना। हनुमानगढ़, गुलाबपुरा, गंगानगर और भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग क्या है? तो सूती वस्त्र है। सूती वस्त्र ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स का ही सबसे पुराना है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सूती वस्त्र के ही, कपास की ही खेती हमारे यहाँ की जाती थी देश के अंदर, है ना। अगला देखिए, चूना पत्थर और जिप्सम का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो सीमेंट के उद्योग में चूना पत्थर और जिप्सम का प्रयोग करते हैं। मीनाकारी का कार्य किया जाता है जयपुर के अंदर। ग्रेनाइट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जालौर। अगला देखेंगे, पीला पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कौन? जैसलमेर। लाल पत्थर के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ढोलपुर। कोटा स्टोन के लिए प्रसिद्ध है कोटा। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ढोलपुर और उदयपुर दोनों। नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नागौर। ना से नमक, ना से नागौर, है ना, याद रखेंगे। अगला है प्रथम शक्कर मिल, द मेवाड़ शुगर मिल्स, जो कि निजी क्षेत्र की थी, ये कहाँ स्थापित की गई थी? तो भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ में। कब की गई? 1932 में की गई थी, है ना। जब आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था ना, तब की गई थी राजस्थान के अंदर पहली शुगर मिल, जिसका नाम था द मेवाड़ शुगर मिल्स। अगला है, राज्य का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था, लाखेड़ी, बूंदी में किया गया था। प्रमुख पर्यटन स्थल बात करेंगे, कालीबंगा आपका पड़ जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर, आहड़ पड़ जाएगा उदयपुर के अंदर, बैराट पड़ेगा सीकर के अंदर, गणेश्वर पड़ेगा सीकर के अंदर, हवा महल आपको मिलेगा जयपुर के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, जंतर मंतर आपको मिलेगा जयपुर के अंदर, है ना, और जंतर मंतर एक दिल्ली में भी है, याद रखिएगा। ब्रह्मा जी मंदिर आपको पुष्कर में मिलेगा, जो कि एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी मंदिर आपको मिलेगा नाथ द्वारा राजसमंद में। श्रीनाथ जी किसको कहा गया है वो आप कमेंट में बताइएगा। एक लिंग जी किसको का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर में है। गोविंद देव जी का मंदिर आपको जयपुर में मिलेगा। जय समंद झील आपको उदयपुर में मिलेगी। त्रिपुरा सुंदरी आपको बांसवाड़ा में मिलेगा। रणकपुर जो है वो त्रिपुरा से, ऐसा मत सोचिएगा कि त्रिपुरा जो एक स्टेट भी है, कभी आप सोचे नहीं, त्रिपुरा सुंदरी है यहाँ पे, ये बांसवाड़ा में मिलेगा। रणकपुर आपको पाली में मिलेगा। देलवाड़ा आपको सिरोही में मिल जाएगा। राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? तो पधारो हमारे देश। क्या है लोगो? पधारो हमारे देश। प्रमुख महोत्सव की बात करेंगे, ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो बीकानेर के अंदर।
राजस्थान में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, पतंग महोत्सव जयपुर में, कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में, मारवाड़ महोत्सव आपका जोधपुर में। याक किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो शीत मरुस्थल, जहाँ पर ठंडे रेगिस्तान होते हैं ना, वहां पर आपको याक देखने को मिलता है। और इस याक के द्वारा भी ऊन का निर्माण किया जाता है। अगर आपने छोटी बच्चों की क्लास की बुक पढ़ी होगी तो समुद्र तटीय प्रदेशों में घर मुख्यतः बनाए जाते हैं तो लकड़ी के बनाए जाते हैं। जो समुद्र तट पर बसे हुए घर होते हैं वो ज्यादातर लकड़ियों के होते हैं, मजबूत वाली लकड़ी, जैसे कि देवदार, चीड़, सागौन, इन लकड़ियों के होते हैं। सीढ़ी नुमा कृषि कहाँ की जाती है? तो आपको पता है पहाड़ी प्रदेशों में सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। लाइक जो आपके पूर्वी भारत के जो क्षेत्र है ना, वहां पर सबसे ज्यादा पहाड़ी प्रदेश है तो वहां पर ही सबसे ज्यादा सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है ना। अगला देखिए, केलू व घास फूस से बनी कच्चे घर की छत कहलाती है तो खपरेल कहलाती है। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 में हुआ था, है ना। अगला देखिए, शारदा एक्ट कहा जाता है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को कहा जाता है ना। और एक सती प्रथा वाला आपका 1829 से याद रखिएगा, क्योंकि 1929 1829 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम की बात 1929 में होती है, सती प्रथा निषेध अधिनियम की बात 1829 में होती है। अगला देखेंगे, उपभोक्ता से संबंधित कानून है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। और 1986 में आपकी क्या आई थी? शिक्षा नीति आई थी। कौन सी वाली? दूसरी वाली आई थी। उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता कौन होता है? तो वस्तुओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता होता है। यानी जो बंदा बेच रहा है ना सामान, वो भी अपनी वस्तु को उपयोग करेगा, वो भी किसी के लिए उपभोक्ता है। और हम उसकी चीज को खरीद रहे हैं तो हम उसके लिए उपभोक्ता है। तो वस्तुओं का उपयोग करने वाला हर कोई व्यक्ति जो है वो उपभोक्ता ही है, कस्टमर है, कंज्यूमर है। बढ़ते आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर कौन से? बढ़ते आकार यानी कि इस तरीके से आपको जाना है, बढ़ते आकार पर जाना है, याद रखिएगा। तो कौन कौन से? प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक आता है, उसके बाद हिंद आता है, फिर दक्षिणी महासागर और फिर लास्ट में आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक आपका सबसे छोटा महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है, याद रखिएगा, है ना। सबसे गहरा भाग पृथ्वी पर प्रशांत महासागर के अंदर कौन है? तो मेरियाना गर्त है। विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस के आकार का है? तो अटलांटिक महासागर है ना, अटलांटिक, जो कि दूसरे नंबर का है। अगला देखिए, 5 मीटर से कम ऊंचाई वाले पेड़ क्या कहलाते हैं? तो उनको हम झाड़ी कहते हैं। जैसे कि आपका गुलाब का पेड़ हो गया, है ना, जो क्या है, झाड़ी तो है, छोटा है, 5 मीटर से भी छोटा होता है ना। तो जितने भी हैं 5 मीटर से छोटे, उनको हम पेड़ नहीं कहते बल्कि झाड़ी कहते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई लगभग 60 मीटर वाले पेड़ों की परत क्या कहलाती है? तो उद्गामी परत कहलाती है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। एशियाई शेरों का निवास कहां पर है? तो गिर वन गुजरात में है। एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं असम कांजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, है ना। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में स्थापित संस्थान एक काजरी है, ठीक है, आफरी और काजरी है। अगला देखेंगे, काजरी का पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। क्या नाम है काजरी का? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र केंद्र। अगला देखिए, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1972 में हुआ था, है ना, 1972 में हुआ था। 1972 में किस किस के मम्मी पापा का जन्म हुआ था वो भी लिख देना कमेंट में। चिपको आंदोलन में महिलाओं की मुखिया थी, कौन थी? गौरा देवी थी। कौन थी? गौरा देवी थी। अप्पिको आंदोलन क्या है, या अप्पिको का अर्थ क्या होता है? तो बाहों का भरना। अप्पिको का अर्थ होता है बाहों का भरना। और अप्पिको आंदोलन हुआ था तो ये सिरसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिरसी। सिरसी कहाँ लगता है आपका? कर्नाटक में लगता है। एप्पी को भी बोलते हैं, इसे ऐसे करके भी मिलेगा आपको, एप्पी को, है ना, डबल पी को, ठीक है, और अप्पी को भी मिलेगा। दोनों तरीके से आपको ये पेपर में देखने को मिल सकता है। अगला, अमृता देवी की स्मृति में कृष्ण मृग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो खेजड़ली गांव जोधपुर में किया गया है। अगला देखिए, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे लगता है? खेजड़ली जोधपुर में लगता है ना। और खेजड़ली जोधपुर में ही क्या है? अमृता देवी की स्मृति में कृष्ण मृग पार्क बनाया गया है। अगला देखेंगे, अमृता देवी ने बलिदान किस वर्ष दिया? तो 1730 ईस्वी में दिया था। बहुत लंबा वक्त हो गया, 400 साल पहले की बात है, 450 साल पहले की। रेड डाटा बुक में दर्ज क्रेस्टेड मकाक किस देश में पाया जाता है? तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी आप जरूर बताइएगा, क्योंकि इस बार यूपीपीसीएस के स्टेट एग्जाम में ये पूछी गई थी। बोना जल भैंस पाया जाता है तो फिलीपीन में पाया जाता है। बोना जल भैंस, है ना, बोना जल भैंस, ठीक है, जल के अंदर जो रहने वाली बोनी भैंस होती है उसको वो पाई जाती है फिलीपीन के अंदर। किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? तो अमेजन वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला देखिए, लद्दाख शीत क्षेत्र में ईंट गारे के छोटे छोटे घरों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो खंगपा कहते हैं। क्या कहते हैं? खंगपा।
लद्दाख क्षेत्र में पहने जाने वाले गर्म कपड़ों को कहा जाता है गोंचा। ठीक, जंगली गधे पाए जाते हैं, गंदे लिखा हुआ है, गधे पाए जाते हैं कच्छ के रण, गुजरात में गधे पाए जाते हैं कच्छ के रण में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा तेंदुआ? तो हिम में, हिमालय वाला, हिमालय में हिम तेंदुआ ही पाया जाएगा। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर के पहले सप्ताह में। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट नामक प्रवासी पक्षी कहां से भारत आई थी? तो आर्कटिक प्रदेश से आई थी। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 57.51 यानी 5.1 सेंटीमीटर की वर्षा राजस्थान के अंदर होती है। दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है तो बालरा कहलाती है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो स्थानांतरित यानी कि झूम के खेती की जाती है उसको बालरा कहते हैं। स्थानांतरीय कृषि किन के द्वारा की जाती है? तो ये ज्यादातर जनजातियों के द्वारा की जाती है। इसमें वो क्या करते हैं? तो एक जगह को साफ करते हैं, वहां पर एक सीजन की फसल उगाते हैं, फिर वहां पे वो जला जुलू के फसल को खत्म होने के बाद जो उसका वेस्ट होता है, जैसे चावल के फसल को उगाने के बाद उसका भूस बन जाता है, तो उसको जला देते हैं और फिर अगली बार कहीं दूसरी जगह पर वो इसी प्रकार से करते हैं। वनों को काटते जाते हैं, खेती करते हैं और फिर उस जमीन को जब छोड़ देते हैं जला के, और फिर जब बारिश पड़ती है वो भूमि उपजाऊ होती है, फिर दोबारा से उस क्षेत्र पर वो आ जाते हैं। इसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि या झूम खेती, और राजस्थान में इसको बालरा के नाम से जानते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहेंगे? तो हमारे उत्तर पूर्वी भारत में कहते हैं झूम कृषि। अगला देखेंगे, वर्ष भर में एक ही खेत से 2 या 3 फसलें उगाई जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी एक साल के अंदर जब आप एक से ज्यादा 2 या 3 फसल या 4 फसल उगा रहे हैं एक ही भूमि के ऊपर, तो इसका मतलब ये रहा कि आप वहां पर गहन निर्वाह कृषि कर रहे हैं। ठीक है। कृषि उत्पादन और पशुपालन को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? तो मिश्रित कृषि कहा जाता है। जब आप कृषि उत्पादन भी कर रहे हैं और साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं, यानी कि आप डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कहलाती हैं। खरीफ की फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी अगस्त से लेकर अक्टूबर के महीने में इनको बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल जायद की फसल होती है, जो कि जून से लेकर आपके सितंबर महीने तक बोई जाती है। इसको हम जायद की फसल कहते हैं, है ना। जितनी भी पानी वाली सब्जियां होती हैं या जिनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है वो जायद की फसलें कहलाती हैं, चाहे वो आपकी फ्रूट हो चाहे वो आपकी वेजिटेबल हो। राकेश शर्मा ने किस यान के अंतरिक्ष से सैर की थी? तो सोयूज T11 से की थी। किससे की थी? सोयूज T11 से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो मेघालय के मासीन राम और चेरापूंजी में होती है। कहां होती है? मेघालय के मासीन राम और चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और ये मेघालय कहां पड़ता है? तो ये ईस्ट बहनों में शामिल है, यानी कि भारत के पूर्वी साइड पर है, यानी ये आपका पूर्वी इलाका है ना, यहाँ पर मेघालय है। अगला देखिए, यहाँ पर अगला देखिए क्या कह रहा है। भारत की सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? तो थार के मरुस्थल आपके राजस्थान में होती है। खारे पानी की झील बोन किस देश में स्थित है? तो तुर्की में स्थित है। बोन कहाँ पर है? ये खारे पानी की झील है, याद रखिएगा बोन, और ये तुर्क में स्थित है। अगला देखिए, जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी का कारण क्या होता है? तो जल प्रदूषण होने की वजह से जल में ऑक्सीजन नहीं घुल पाती है। अगला देखिए, जल प्रदूषण रोकने हेतु बनाया गया कानून था जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1974 था। अगला देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया 1986 में, जब आपकी दूसरी शिक्षा नीति आई थी, है ना। अगला देखिए, निश्चित तापमान के कारण जल का वाष्प में बदलना कहलाता है तो वाष्पीकरण कहलाता है ना। जल जब वाष्प में बदल जाएगा तो वाष्पीकरण हो जाएगा। वर्षा जल जब भूमि के अंदर प्रवेश कर नीचे की चट्टानों पर एकत्रित होता है तो कहलाता है भूमिगत जल कहलाता है। भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्षों के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को कहते हैं प्रतिभूमि, है ना। अगला देखेंगे, वो भूमि जिस पर कई वर्षों तक कृषि नहीं की जाती है उसको बोलते हैं पुरानी प्रतिभूमि, या हमारे नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं इसको, नॉर्थ में तो खैर आपका राजस्थान भी आता है, तो इस यहाँ पे बोलते हैं बंजर भूमि, जो छोड़ दी जाती है 1-2 साल के लिए या काफी लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दी जाती है, उसको बंजर भूमि कहा जाता है। विश्व के और आपकी तरफ बोला जाता है पुरानी प्रतिभूमि। ठीक है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कृषि भूमि है? तो 11% पर विश्व की भूमि की जा रही है, मतलब पूरे विश्व के अंदर 11% भूमि पर ही कृषि की जा रही है पूरी दुनिया को मिला के। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो कोटा और चित्तौड़गढ़ में। राज्य में बाघ संरक्षित क्षेत्र 4 है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो आप कमेंट में बताइएगा। राज्य का नवीनतम बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा बना है? तो ये रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में बनाया गया है। इजराइल के मृत सागर में लवणता है 340 ग्राम प्रति लीटर है ना, यानी 1 लीटर पानी उठाएंगे तो 340 ग्राम नमक मिल जाएगा आपको। अगला देखेंगे,
पृथ्वी पर मौजूद जल में महासागरीय जल है तो 97.3% आपको पूरा महासागरीय जल पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलेगा, है ना। पृथ्वी पर मौजूद जल में भूमिगत जल प्रतिशत है तो भूमि के अंदर जो जल मिलेगा वो 0.68% मिलेगा। विश्व जल दिवस आप कब मनाएंगे तो 22 मार्च को, और 22 अप्रैल को क्या मनाएंगे, विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक, दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है तो 2 बार उठेगा 2 बार गिरेगा, ज्वार भाटा हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई तक उठने वाला समुद्रीय जल क्या कहलाता है तो उसको बोलते हैं ज्वार। ठीक है, जो सबसे ज्यादा ऊपर उठेगा उसको ज्वार बोलेंगे और सबसे गहराई में गिरेगा उसको भाटा बोलेंगे। पूर्णिमा और अमावस्या को सबसे ऊंचे उठने वाले ज्वार कहलाते हैं, बृहद ज्वार कहलाते हैं। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग जोड़ता है किसको तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 स्टेट्स को जोड़ता है। लास्ट है अब हमारा, और ये क्लास, इस क्लास के अंदर वन लाइनर आपने कम से कम 150 से 200 समथिंग आपने किए हैं, क्योंकि 100 के अराउंड तो मैंने क्लास 1 में ही करा दिए थे आपको, तो काफी सारे मैंने काउंटिंग नहीं की है, लेकिन क्वेश्चन इतने सारे हैं कि इसमें से 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और हो सकता है कि वो इसी में से पूछ लिए जाए। तो अच्छे से कर लीजिए, अपने PYQs की EVS की क्लास भी ले लीजिए, नहीं ली है तो, और इसको तो बिल्कुल लेना मत भूलिएगा। अगला देखिए, बेदुइन व तुआरेग जनजातियां किस मरुस्थल में पाई जाती हैं तो ये सारा के मरुस्थल में पाई जाती हैं। अब ये सारा मरुस्थल किधर पाया जाता है वो आप कमेंट में बताएंगे। भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है तो लद्दाख सबसे ज्यादा ठंडा मरुस्थल है ना, सबसे ऊपर है। कहाँ है, सबसे ऊपर लद्दाख है ना, यहाँ पे इधर लद्दाख है। अगला देखेंगे, अगला देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो ये पूछा जा रहा है यहाँ का, यानी कि राजस्थान का। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। और भरतपुर के अंदर किस किसने अपना रीट का जो सेंटर है वो डाला है, कमेंट में जरूर बताइएगा। भरतपुर में किस किस का है। सहकारिता का मूल उद्देश्य है क्या है, एक सबके लिए सब एक के लिए। सहकारिता का मूल उद्देश्य होता है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, है ना। सहकारिता से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा हुआ तो 97वां संविधान संशोधन, जो कि 2011 में हुआ था। 2011 में 97वां संशोधन किसके लिए हुआ था तो सहकारिता से संबंधित संविधान संशोधन हुआ था। इस क्लास में बस इतना ही, हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए जो कि वन लाइनर थे, EVS के थे, और EVS का वेटेज आपको मिल जाता है कहां पर, पेपर 1 के अंदर, रीट के अंदर। तो चलिए, इस क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका नाम है निर्मल क्लासेस करौली के नाम से। आप वहां पर जब जुड़ जाते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाती है, और एक्स्ट्रा इधर उधर से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यूट्यूब पर रहिए और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। चलिए, इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी वन लाइनर सब्जेक्ट के साथ में।